नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट और मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी। ये बात बखूबी आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर है। अमीर हो या फिर गरीब, हर किसी को इंसाफ पाने का हक है। लेकिन ये बात आज आपको बेमानी लगेगी। आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके और हमारे इस देश में किसी भी शख्स के लिए इंसाफ कितना मुश्किल है, और अगर वो शख्स गरीब है तो उसके लिए इंसाफ पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। इस खबर से आपके भी जहन में यह सवाल दस्तक देने लगेगा कि इंसाफ भी देखता है अमीर और गरीब। की वजह से कोई खाने वाले नहीं सुनी। एक भाई पिछले कई सालों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। वो रोता है, बिलखता है, लेकिन कोई भी उसके इस दर्द को कम नहीं करता। हर जगह से उसे दिलासा मिलता है, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्या है उस भाई का दर्द, देखिए। पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में खड़े इन लोगों को देखिए। ये आज यहां अपने साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत और इंसाफ की गुहार लगाने आए। इनको उम्मीद है कि शायद आज इनको इस दर से इंसाफ मिल सके। ये लोग बहुत ही उम्मीद के साथ यहां आए। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में खड़ा आरिफ जिला बहराइच के रुकनापुर गांव का रहने वाला है और इसका आरोप है कि साल 2011 में इसकी बहन शमीम का कत्ल उसके ससुराल वालों ने कर दिया, जिसके बाद से ही आरिफ इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है और आज तक इस मामले पर कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। फिर हमने सब लोगों को प्रार्थना पत्र लिखा, बल्कि महिला आयोग, मानवाधिकार, देवी पाटन, गोंडा की ओर से कहीं लिया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। इंसाफ की उम्मीद में आरिफ ने जब अपने और अपनी बहन के साथ हुई वारदात की पूरी जानकारी आला अधिकारियों को दी, तो पहले उन्होंने ऐसी किसी वारदात के संज्ञान में होने से साफ मना कर दिया और कहा कि इतना पुराना मामला हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस मामले की सुनवाई न होने में सबसे बड़ी गलती पीड़ित आरिफ और उसके परिवार की। कोई जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हैं, जो यही जानकारी दे रहा होगा, सही गलत क्या है नहीं पता। फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं। फिलहाल उस समय इनकी कोई कमियां रही होगी, इन्होंने कंप्लेन नहीं करा होगा, इसीलिए लिंगर करा है। जब एक बार लिंगर होता है तो बाद में फिर वो। आरिफ का आरोप है कि साल 2011 में उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया था। तब से लेके अब तक वो इंसाफ की आस में दर दर भटक रहा है। इस मामले पर कार्रवाई तो दूर, अभी तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई। पुलिस आला अधिकारी के ऐसे रवैये ने मानो आरिफ को एक बार फिर नाउम्मीद कर दिया। लेकिन के न्यूज संवाददाता फहीम किदवई की पहल पर इस मामले का संज्ञान लिया गया और कार्यवाही की बात कही। और कोई औरत अगर मरी है 7 साल के अंदर और वो चाहता मुकदमा तो हम लोग 100% दर्ज कर लेते। मैंने अपनी लाइफ में तो ऐसा नहीं देखा कि 7 साल के अंदर मरी हो, अननेचुरल डेथ हो और मुकदमा नहीं कराया हो। ऐसा एक भी उदाहरण मैंने कहीं नहीं छोड़ा है। करना शेष है इसमें। अभी जो क्षेत्राधिकारी कैसरगंज को मिली है वो मौके पर जाएंगे और इसमें मौके पर जाएंगे, पहले के भी क्या हुआ रिपोर्टें हैं उन सबको देखेंगे, जो अपेक्षित कार्रवाई हो करेंगे। आरिफ अपनी मां को लेकर पुलिस अधीक्षक के पास इंसाफ के लिए आया। पुलिस अधीक्षक ने पूरी बात सुनने के बाद आरिफ को यह भरोसा दिलाया है कि उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। इस मामले पर जांच की बात ने आरिफ और उसकी बुजुर्ग मां को इंसाफ की नई आस दी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस गरीब शख्स को कब इंसाफ मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये आरिफ और क्या हुआ इसके साथ, क्यों ये दर दर इंसाफ के लिए भटक रहा है, ये सब बताएंगे आपको। बस आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट। बहराइच से फहीम किदवई के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज खबरों का सारथी। मेहरुल बानो निहायती गरीब हैं। इनकी बेटी का कत्ल कर दिया गया।
करीब 2 सालों से मेहरुल और उनका बेटा आरिफ इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्या है आखिर पूरा मामला, देखिए। ये मामला बहराइच जिले के फकरपुर थाना इलाके का है, जहां रुकनापुर गांव में रहने वाली महुरल बानो ने अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बेटी शमीम बानो की शादी पास के ही चक चंगिया गांव में रहने वाले सईद से की थी। घर में गरीबी ने पैर पसार रखे थे। मेहरुल का बेटा आरिफ लखनऊ में रहकर सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। वो ठेले के 4 पहियों पर अपने परिवार की जिंदगी को खींचता है। पाई पाई जोड़कर उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी की। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही परेशानियों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया। आरिफ की माने तो उनका बहनोई सईद उनकी बहन को दहेज के लिए परेशान करने लगा। और उसे वापस मायके भेज दिया। कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने सईद की उन मांगों को पूरा कर अपनी बहन को वापस ससुराल भेजा। आरिफ सब्जी बेचकर घर का गुजारा करता है और साथ ही अपनी हैसियत के हिसाब से सईद की मांगे भी पूरी करता रहा है। क्योंकि घर का खर्चा मैं ही चलाता हूँ, जो मैं लखनऊ में ठेला लगाता हूँ इंदिरा नगर में सब्जी और फल वल का, उसमें जो 150 कमा लेते उसमें घर का खर्चा चलता रहता है। हम लोग फिर 2 महीना बाद उन्होंने काफ़ी प्रताड़ित किया, तो हम लोगों ने किसी तरह से 10,000 की व्यवस्था करके और उनको कॉम्प्रोमाइज कराया था मैंने। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे सईद की मांगे बढ़ती जा रही थी। आरिफ की माने तो वो दहेज के लिए शमीम को परेशान करता। वो जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन लोक लाज के डर से मेहरुल या आरिफ ने कभी कोई कदम नहीं उठाया। और वो चुपचाप ये सब कुछ सहते रहे। फिर एक दिन आरिफ के पास उनकी बहन की ससुराल से फोन आता है और उसे शमीम की तबीयत खराब होने की बात बताई जाती है। आरिफ तुरंत ही लखनऊ से बहराइच के लिए रवाना होता है। 111 को उन्होंने मेरे पास सूचना दिया 8 बजे की लड़की की तबीयत खराब है। यह सूचना मेरी माँ के पास आई। माँ ने लखनऊ सूचना दिया। इसी सूचना पे हम लोग चले, जो कि माँ ने बीमारी की सूचना सुनकर वहाँ पहुँची। बहराइच का रहने वाला आरिफ लखनऊ में रहकर सब्जी का ठेला लगाता था। उसने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन की शादी करवाई। आरिफ का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए आरिफ की बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी को करीब 14 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन आरिफ के पास एक फोन आता है और उस फोन करने वाले ने आरिफ को बताया कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बस क्या था, आरिफ अपनी बहन से मुलाकात के लिए लखनऊ से बहराइच के लिए रवाना होता है। आरिफ बहराइच जा ही रहा था कि अचानक रास्ते में एक फोन आता है। उस फोन में उनको जो खबर दी जाती है उससे आरिफ और उसके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या थी वो खबर, कौन था वो, किसने किया था फोन, ये सब बताएंगे। बस आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट। बहराइच से फहीम किदवई के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज खबरों का साथी।
आरिफ ने बेहद उम्मीदों के साथ अपनी बहन की शादी की थी, ये सोचकर कि उसे एक अच्छा घर मिलेगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। घरेलू हिंसाओं के तमाम मसले अक्सर सामने आते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसका विरोध करें, खामोशी से उसे सहे नहीं, क्योंकि क्राइम से अगर बचना है तो उसके लिए अलर्ट रहना होगा। गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुने। गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुने। आरिफ के पास एक फोन कॉल ने आरिफ और उसके परिवार की जिंदगी में भूचाल ला दिया। पहले तो फोन पर उसकी बहन की खराब तबीयत की खबर दी गई, लेकिन कुछ देर बाद ही एक दूसरा फोन आया जिससे उनके ऊपर गमों का पहाड़ सा टूट पड़ा। आरिफ और उसके परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन का घर बसाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद से ही दहेज के दानवों ने उसकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर 21 जून साल 2011 को आरिफ को खबर दी गई कि तुम्हारी बहन शमीम की तबीयत बहुत खराब है, तुम लोग जल्द से जल्द यहां आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि आरिफ वहां पहुंचता, उससे पहले एक और फोन आता है और फोन करने वाला आरिफ को उसकी बहन की मौत की खबर देता है। ये खबर सुनते ही आरिफ और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते बिलखते सीधे अपनी बहन की ससुराल पहुंचते हैं, जहां उसकी लाश रखी हुई थी। बताया लड़की की बीमार है। मां ने हम लोगों को ये लखनऊ सूचना दी। मैं तथा पिताजी बस से उसके ससुराल जाने के लिए निकले। थोड़ी देर में किसी ने मौत की सूचना दी। हम लोग रोते रोते वहां से ससुराल पहुंचे थे तो वो मर चुकी थी। आरिफ ने अपनी बहन की शादी बड़े अरमानों से पखरपुर निवासी सईद के साथ की थी। कुछ दिनों के बाद ही से ससुराल वालों ने दहेज को लेकर के उसकी प्रताड़ना शुरू कर दी। ये आए दिन अपने मायके वालों से शिकायत करती थी। मायके वाले गरीबी की वजह से उनकी मांगें पूरी नहीं कर पा रहे थे और आखिर में उसको इसका खामियाजा अपनी मौत से चुकाना पड़ा। आपको बता दें कि जिस वक्त आरिफ की बहन की मौत हुई, उस वक्त वो मां बनने वाली थी और इसी का फायदा उठाया आरोपी ससुराल वालों ने बताया कि तुम्हारी बहन मां बनने वाली थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम लोग उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि हम लोग कुछ करते, शमीम बानो ने दम तोड़ दिया और उसके पेट का बच्चा भी उसी वक्त मर गया। फोन कॉल के बाद आरिफ लखनऊ से रवाना होता है ताकि वो अपनी बहन से मुलाकात कर सके, लेकिन जब आरिफ अपनी बहन के ससुराल पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर आरिफ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने रखी थी उसकी बहन की लाश। जी हां, उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। मरहुमा शमीम बानो के ससुराल वालों ने आरिफ और उसके परिवार को जो बताया, उससे उन लोगों को कुछ शक होने लगा। शमीम बानो का पति सईद पहले भी शमीम को जान से मारने की धमकी दे चुका था, इसलिए आरिफ के परिवार ने अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाना चाहा। लेकिन इससे पहले कि आरिफ और उसका परिवार कुछ कर पाता, सईद और उसके परिवार वालों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। आरिफ का आरोप है कि शमीम के ससुराल वालों ने ही उसे दहेज के लिए मौत के घाट उतार दिया। तो अक्सर तो उनके पति सईद जो थे वो अक्सर मारपीट करते रहते थे। बहन काफी कई बार बताया, लेकिन हम लोगों ने उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। जहाँ से माने धमकी देते रहते थे और ज़्यादातर उनके घरवाले भी बहुत ज़्यादा सताते थे। उनके हस्बैंड ने मिल के हस्बैंड ने तो मारा ही, लेकिन ससुराल लोग उसमें हाथ था, पूरे ससुर सास का और जितने परिवार में थे उनके। सईद के परिवार ने आरिफ और उसके परिवार पर दबाव बनाकर आनन फानन में शमीम बानो की लाश को दफना दिया। काबिले गौर है कि सईद के परिवार ने शमीम बानो की लाश को कब्रिस्तान में नहीं बल्कि अपने घर के पास मौजूद पीडब्ल्यूडी की जमीन में ही दफना दिया, ताकि जल्द से जल्द मामले को दबाया जा सके। हम लोग पहुंचने से पहले वो लोगों ने कब्र का इंतजाम भी कर लिया, कफन का इंतजाम कर लिया था।
एक दूसरे को गुरमा करने के लिए उन्होंने जल्द से जल्द फंद में बंधक बना के मिट्टी दिया। हमें पीडब्ल्यूडी की जिस जमीन पर शमीम बानो को दफनाया गया वहां किसी और की कोई कब्र नहीं थी। बावजूद इसके शमीम की लाश को सड़क किनारे और घर के करीब दफनाया गया। क्या है घर के पास लाश को दफनाने के पीछे राज, ये सब बताएंगे। बस आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट। बहराइच से फहीम किदवई के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज खबरों का सारथी। आरिफ और उसका परिवार जब बहराइच पहुंचे तब तक शमीम बानो की मौत हो चुकी थी। सईद और उसके परिवार ने आनन फानन में शहीम की लाश को दफना दिया, लेकिन उन लोगों ने लाश को कब्रिस्तान में नहीं दफनाया, बल्कि उन लोगों ने लाश को घर के पास ही सड़क के किनारे दफना दिया। सईद के परिवार ने लाश को अपने घर के पास ही पीडब्ल्यूडी की जमीन पर दफना दिया। उन लोगों ने लाश को कब्रिस्तान तक ले जाने की भी जहमत नहीं उठाई। आरिफ की माने तो जब उन लोगों ने इस पूरे प्रकरण का विरोध करना चाहा तो सईद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को बंदी बना लिया और इस घटिया हरकत को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि अगर पुलिस से इसकी शिकायत करने की कोशिश की तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाजी में किसी सूचना भी नहीं दे पाए तो वो लोग मौका का फायदा उठा करके बंधक बना के मिट्टी दिलाया। हम लोग पहुंचने से पहले वो लोगों ने कब्र का इंतजाम भी कर लिया, कफन का इंतजाम कर लिया था। इस मामले के करीब एक हफ्ते के बाद आरिफ अपने परिवार के साथ बहराइच के रुनकापुर थाने पहुंचा और मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी। आरिफ को ये उम्मीद थी कि पुलिस उसकी मदद जरूर करेगी, लेकिन उसका ये ख्याल फीका पड़ गया। आरिफ की माने तो रुकनापुर पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वापस जाने को कहा। थाने प्रार्थना पत्र लेके गया तो वहाँ पे दरोगा मौजूदा जी थे, दरोगा साहब मौजूदा थे, वहाँ पे बाहर से बैठे हुए थे। हमने उनको प्रार्थना पत्र दिया तो पहली बात वो ले नहीं रहे थे, जो उन्होंने ले लिया तो उस पर कहने की प्रार्थना पत्र एक हफ्ता पुराना, इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। आरिफ थाने से वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों तक वो इसी कश्मकश में रहा कि अब वो क्या करे, आखिर कैसे उसे इंसाफ मिलेगा। आरिफ के घर की माली हालत बहुत ही जर्जर है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अपनी मरहूम बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हर दर पर दस्तक देता रहा। आरिफ की माने तो इंसाफ के लिए गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के पास भी गया। वो अपना प्रार्थना पत्र लेकर सीधे मानवाधिकार आयोग पहुंचा। फिर उसके बाद उसने महिला आयोग में अपनी गुहार लगाई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन सारा मामला वक्त के साथ ठंडे बस्ते में चला गया। अगर इनके पिता की माने तो ये सारा कसूर किसी और का नहीं बल्कि उनकी गरीबी का है। अगर वो पैसे वाले होते तो शायद उनको भी इंसाफ मिल जाता। क्या है वो अपने जान से मरी है, इस जेल में हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए साहब वो जान से अपने में जान से नहीं मरी, उसको आदमी मार डाला गरीबी की वजह से। कोई थाने वाले नहीं सुने। बात है इन लोगों की, ये हालात हैं इन लोगों के। छत पे छप्पर पड़ा हुआ है, टूटी हुई छतें हैं, बारिश होती है तो पानी टपकता है, ये भी नहीं पता चलता ये आंसू है या बरसात का पानी है। इनकी बेटी का कत्ल हुआ, इनका आरोप है कि इनके दामाद ने इनकी बेटी का कत्ल कर दिया। फरियाद लेकर ये थानों के चक्कर लगाते रहे, मगर आज तक सुनवाई नहीं हुई। दर दर भटके ये, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। सरकारें बदल गईं, अधिकारी बदल गए, मगर मामला वहीं का वहीं है। इनकी एक उम्मीद ही जिंदा है, एक आस जिंदा है, वो ये कि ये किस दिन अपनी बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे। ये बुजुर्ग आंखें अब पथराने लग गई हैं। इनकी आंखों में वो उम्मीद है कि कब इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। पीड़ित पक्ष ने 22 सितंबर साल 2011 में
स्पीड पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस महानिदेशक को दी, लेकिन कार्रवाई में क्या हुआ कुछ पता नहीं। तब से लेकर आज तक आरिफ और उसके बूढ़े माँ बाप इस इंतजार में हैं कि आखिर कब उनकी मरहूम बेटी को इंसाफ मिलेगा। बहराइच से फहीम किदवई के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज खबरों का सारथी। एक तरफ बहन की मौत हो चुकी थी और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन था जो सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में एक भाई करता तो क्या करता। आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुने। गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुने। आरिफ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एक के बाद एक गैर सरकारी संगठनों के पास गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि आरिफ की माली हालत बहुत ही नाजुक है। वो एक सब्जी का ठेला लगाकर किसी तरीके से अपने परिवार का गुजारा करता है और उसी से पैसे बचाकर अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद कर रहा है। आरिफ ने एक के बाद एक गैर सरकारी संगठनों के सामने गुहार लगाई। वो महिला आयोग के पास गया और अपनी बहन के साथ हुई पूरी वारदात की जानकारी लिखित में दी। उसके बाद वो मानवाधिकार आयोग गया। उसको हर जगह से सिर्फ दिलासा मिली, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वो भटकता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मानवाधिकार आयोग ने तो कार्रवाई की बात भी कही, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी सूरज ढलने के बाद महरूमा शमीम की मां अपनी बेटी की कब्र पर जाती है और फूट फूट कर रोती है। आरिफ एक भाई है, इसीलिए उसके भी आंसू आंखों से जार जार होते हैं। आरिफ अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए इलाकाई थाने से लेकर के और जिले के आला पुलिस अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहा है। देखना यह होगा कि आरिफ को कब इंसाफ मिलता है और उनकी बहन के कातिलों को कब सजा मिलती है। उनको इस बात का गम है कि करीब 2 सालों के बाद भी उनकी बहन को इंसाफ नहीं मिला। उसकी हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में पीड़ित पक्ष की ही कमी है जो आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मामला साल 2011 का है। काबिले गौर है कि उस वक्त प्रदेश में मायावती की बसपा सरकार थी और अब अखिलेश सरकार है। कई अधिकारी बदल गए, यहां तक कि सरकारें भी बदली, लेकिन पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए भटकता रहा। उसके बुजुर्ग माँ बाप की आंखें इंसाफ की आस में अब पथराने लगी है। इंसाफ की बाट जो रहा ये परिवार सारा दोष अपनी गरीबी को ही देता है। तो गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुने। इस मामले में हद तो तब हो गई जब जिले के एसपी ने कैमरे के सामने ही पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय इस मामले पर उसके परिवार को ही दोषी ठहरा दिया। ऐसे में इस परिवार के हौसले एक बार फिर कमजोर पड़ गए। उस समय इनकी कोई कमियां रहेगी, इन्होंने कंप्लेन नहीं करा होगा, इसीलिए लिंगर करा है। जब एक बार लिंगर होता है तो बाद में फिर जो है वो। जब ये मामला के न्यूज के संज्ञान में आया तो हमारे चैनल ने पीड़ित परिवार की आवाज को आला अधिकारियों की चौखट तक पहुंचाया।
उसके बाद कहीं जाकर आला अधिकारियों ने इस मामले पर कार्रवाई की बात कही। मौके पर जब जाते हैं गांव वाले, अब इसको जांच करना शेष है। इसमें अभी जो क्षेत्राधिकारी कैसरगंज को मिली है वो मौके पर जाएंगे और इसमें मौके पर जाएंगे, पहले के भी क्या हुआ रिपोर्टें हैं उन सबको देखेंगे, जो अपेक्षित कार्रवाई हो करेंगे। देश के कानून के अनुसार दहेज हत्या के मामलों में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के आदेश हैं। बावजूद इसके आज तक ये मामला थाने के रजिस्टर में भी अपनी जगह तक नहीं बना पाया है। फिर ऐसे में न्याय की आस रखना कितना सही होगा। शमीम बानो का कत्ल हो चुका था। आरिफ की माने तो जब पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं करी तो सीधे गैर सरकारी संगठनों के पास गया। वहां से उसको सिर्फ न्याय की उम्मीद मिली, लेकिन न्याय नहीं मिला। इस मामले को करीब 14 महीने गुजर चुके हैं। आरिफ एक बार फिर पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी पूरी कहानी बयां करने पहुंचा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकारें भी बदल चुकी हैं, अधिकारी भी बदल चुके हैं, और अब उसकी गुहार कौन सुनेगा? क्या पुलिस अधीक्षक अब उसकी फरियाद को सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे? कैमरामैन सचिन मिश्रा और सहयोगी फहीम किदवई के साथ मोहम्मद आसिफ, के न्यूज खबरों का साथ। जो कुछ इस पूरे मामले में हुआ वो किसी एक घर के हालात नहीं। अक्सर अमूमन आप ऐसी बातों को सुनते होंगे, समझते होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दहेज का ये दानव कब खत्म होगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिकायतें आने के बाद पुलिस कोई सही कदम क्यों नहीं उठाती। आप भी इस तरीके के माहौल को अपने घर के आसपास देखते होंगे, और अगर देखते हैं तो उसका विरोध कीजिए, खामोश मत रहिए, क्योंकि अपराध पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है और वो तभी होगा जब आप अलर्ट रहेंगे। क्राइम अलर्ट में आज इतना ही। गरीबी की वजह से कोई थाने वाले नहीं सुनी।